हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉन्ग रन कोस्ट एंड शॉर्ट रन कोस्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। एंड देन वी विल सी कि एलएमसी एसएमसी को एनवेलप क्यों नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डायग्राम्स डिफरेंट बुक से कलेक्ट किए गए हैं, तो एक सीक्वेंस में इन सारे रिलेशनशिप्स को समझाने के लिए इनको क्लब किया गया है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप भी साथ में इन डायग्राम्स को ड्रॉ करें एंड साथ में उसको समझने की कोशिश करें, तभी आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, जो फिगर है उसके अपर पोर्शन में एलटीसी दर्शाया गया है। एलटीसी लॉन्ग रन टोटल कोस्ट हैं। इस कर्व की शेप इन्वर्टेड एस शेप में है और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि लॉन्ग रन में सभी कोस्ट वेरिएबल कोस्ट होती हैं और वो आउटपुट से प्रभावित होती हैं, आउटपुट से इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर ज़ीरो आउटपुट है तो लॉन्ग रन टोटल कोस्ट भी ज़ीरो होती हैं, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है। देन total cost increases at diminishing rate and after a point जो टोटल कोस्ट में इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। इसी वजह से जो हमारी LAC है वो यू शेप की होती है। अब हम देखेंगे कि LTC से LAC कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो हमें पता है कि जब हम जो टोटल कोस्ट है उसको आउटपुट से भाग कर दें तो हमें एवरेज कोस्ट प्राप्त हो जाती है। तो एक तो हमारा ये तरीका है, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर OQ1 आउटपुट लेवल के लिए एवरेज कोस्ट निकालनी है तो हम DQ1 को OQ1 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें OQ2 आउटपुट लेवल के लिए एवरेज कोस्ट निकालनी है तो हम AQ2 को OQ2 से डिवाइड कर देंगे एंड सो ऑन। एक ये तरीका हमारा होता है कि हम टोटल कोस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, और दूसरा तरीका हम देखें तो उसमें हमारा रहता है कि जो आउटपुट लेवल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा टोटल कोस्ट का पे पॉइंट है, जैसे OQ1 आउटपुट लेवल है उसके लिए जो टोटल कोस्ट आ रही है वो D पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो D पॉइंट तक हम ओरिजिन से एक सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे। फिर हम अगर OQ2 आउटपुट लेवल के लिए एवरेज कोस्ट निकालना चाह रहे हैं तो हम A पॉइंट तक ओरिजिन से सीधी रेखा खींचेंगे एंड देन B पॉइंट तक, और उसके आगे भी आप डिफरेंट पॉइंट्स के लिए अगर LAC कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ओरिजिन से सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे और फिर उनका स्लोप कंपेयर करेंगे। ये जो ओरिजिन से हम रेखा ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप कंपेयर करेंगे। जैसे OD को हम कंपेयर करेंगे OA से, तो OD जो है उसका स्लोप ज़्यादा है OA से, और फिर ये OA से भी घट के OB जो रेखा है उसमें स्लोप और भी कम दिखाई दे रहा है। उसके आगे अगर पॉइंट हम LTC पे प्लॉट करते हैं और वहाँ तक सीधी रेखा खींचते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि एवरेज कोस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं। वो जो ओरिजिन से हम सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे उसके स्लोप से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका स्लोप OB के स्लोप से ज़्यादा होगा। और आगे अगर फिर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप पहले वाली जो ओरिजिन की रेखा है उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जब हम LAC ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ओरिजिन से निकलने वाली जो सीधी रेखा है उसके स्लोप को कंपेयर कर रहे हैं। OD से घट के OA का स्लोप होता है हमारा, और फिर OB का स्लोप OA से भी कम होता है। और जब OB के बाद या जो B पॉइंट है LTC पे उसके बाद का कोई पॉइंट है वहाँ तक का अगर हम सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप देखते हैं वो फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारा B' पॉइंट है LAC कर्व पे वो मिनिमम कोस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा LAC
जो है एवरेज कोस्ट बी डैश पॉइंट के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब हम जानते हैं कि एलएमसी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एलएमसी होता है कि एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कोस्ट में जो चेंज आ रहा है वो हमारी मार्जिनल कोस्ट होती हैं। तो यहाँ पे हम मार्जिनल कोस्ट निकालने के लिए या तो हम मैथमेटिकली निकाल लें कि जो चेंज है टोटल कोस्ट में उससे जो चेंज इन आउटपुट है उस ये हमारा रेशो रहेगा कि चेंज इन टोटल कोस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। तो हम मार्जिनल कोस्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका जो एलटीसी पे किसी आउटपुट लेवल का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है जो टोटल कोस्ट दिखा रहा है, जैसे OQ1 आउटपुट का जो हमारा पॉइंट है वो D पॉइंट है, तो हम D पॉइंट पर के लिए ही हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप देखते हैं। कोई भी पॉइंट जब हम टोटल कोस्ट का कोई भी पॉइंट लेते हैं उसका स्लोप देखते हैं, तो A पॉइंट तक ये जो स्लोप है LTC का वो डिक्लाइन होता जा रहा है और उसके बाद ये स्लोप इंक्रीज होने लगता है। तो A पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसके बाद जो कर्व का कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है। या हम कहें कि जैसे कॉनकेव डाउन है तो उसके बाद कॉनकेव अप हो जाएगा। या हम ये कहें कि A पॉइंट तक जो टोटल कोस्ट में चेंज हो रहा है वो डिमिनिशिंग रेट से चेंज हो रहा है और उसके बाद जो चेंज होगा वो इंक्रीजिंग रेट से होगा। तो A डैश जो हमारा पॉइंट है वो LAC को दर्शा रहा है और LMC जब हमने निकालना है तो A डबल डैश जो पॉइंट है लोअर सेगमेंट में तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे मिनिमम जो चेंज है LTC में, तो चेंज हमारा हम शो करते हैं मार्जिनल कोस्ट से। तो जो लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट होंगी वो A डबल डैश पॉइंट पे मिनिमम होंगी और उसके बाद क्योंकि जो LTC पे हम डिफरेंट पॉइंट का स्लोप देखेंगे वो उन पॉइंट्स पर जो स्लोप है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो हमारा LMC भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। A डबल डैश पॉइंट तक जो है स्लोप डिक्लाइन हो रहा है, उसका अर्थ है कि LTC में जो चेंज है वो डिमिनिशिंग रेट से है और A पॉइंट जो हमारा LTC पे है उसके बाद जो LTC में चेंज हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। इसी वजह से हमारी LMC भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें OQ3 आउटपुट लेवल तक एवरेज कोस्ट डिक्लाइन होती रहती हैं, उसके बाद इंक्रीज होती हैं। और जो हम जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है LTC का जो कर्वेचर चेंज हो रहा है, जहाँ पे उसका स्लोप का डायरेक्शन पहले डिक्लाइन हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, तो वो जिस पॉइंट वो जो पॉइंट दोनों को अलग अलग करता है कि एक पॉइंट से पहले तक स्लोप डिक्लाइन हो रहा है A पॉइंट तक और उसके बाद जो है LTC का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहाँ तक हमारी मार्जिनल कोस्ट डिक्लाइन हो रही है और वो हमारा मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद जो मार्जिनल कोस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। या हम कहें कि टोटल कोस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा पहला डायग्राम है। अब अगर हम बात करें कि लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट का क्या रिलेशनशिप है, जैसा कि हमें ज्ञात है कि SAC हमारा U शेप का होता है और LAC भी हमारा U शेप का होता है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग रन में हम कोस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, तो जो हमारा LAC है उसके जो डिफरेंट पॉइंट हैं, डिफरेंट आउटपुट के रिगार्डिंग जो पॉइंट हमारे LAC के हैं तो वो मिनिमम कोस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये जो LAC है वो शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व्स को एनवेलप करता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ओनली जो P पॉइंट है वहाँ पे ही हमें शो हो रहा है कि SAC का जो हमारा है SAC4 उसका मिनिमम पॉइंट और LAC का मिनिमम पॉइंट जो है वो एक दूसरे के टेंजेंट हैं। यहाँ पे दोनों का स्लोप बराबर है। सॉरी, उससे
ऊपर जो अगर हम लेफ़्ट की बात करें, पी पॉइंट से अगर लेफ़्ट की बात करें तो जो LAC का स्लोप है वो डिक्लाइनिंग है। इसी प्रकार SAC जिस पॉइंट पे LAC से टेंजेंट हो रहा है वहाँ पे भी SAC का स्लोप जो है वो डिक्लाइनिंग है, तभी दोनों बराबर हो पाते हैं। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे SAC 1 है, 2 है, 3 है, ये इनके मिनिमम पॉइंट पे LAC से टेंजेंट नहीं होते हैं। मिनिमम पॉइंट जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो SAC 4 के पॉइंट P द्वारा ही दर्शाया गया है, और इसी पॉइंट पे LAC का स्लोप और SAC 4 का स्लोप इक्वल होता है, और वो मिनिमम लॉन्ग रन की एवरेज जो कॉस्ट है वहाँ पे मिनिमम है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ हम SAC अगर 5 देखें तो SAC 5 जिस पॉइंट पे LAC से टेंजेंट है वहाँ पे SAC 5 इंक्रीज हो रहा है, उसके इंक्रीजिंग पोर्शन पे वो टेंजेंट है, तभी दोनों का स्लोप, क्योंकि LAC का स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है और SAC का भी जो इंक्रीजिंग स्लोप होगा वहाँ पर ही दोनों टेंजेंट होंगे। तो जो P से लेफ्ट के जो SAC कर्व्स हैं वहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन दिखाया गया है, और जो SAC 4 के बाद जो हमारे SAC कर्व हैं वहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन दिखाया गया है। आई होप ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा, इसको आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग रन जो मार्जिनल कॉस्ट है और शॉर्ट रन जो मार्जिनल कॉस्ट है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा कि LAC SAC को एनवेलप कर रही है, चाहे कोई भी SAC है उसको एनवेलप कर रही है LAC। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो SMC है वो बाहर की तरफ है। अगर हम किसी पॉइंट के नीचे वाला सेगमेंट देखते हैं, जैसे M पॉइंट है, जहाँ पे M पॉइंट पे हमारी LAC बराबर है SAC के और LMC बराबर है SMC के। तो इस पॉइंट पर आप देखें कि M पॉइंट से जो लेफ्ट का पोर्शन है वहाँ पे LMC ज़्यादा है SMC से, LMC ज़्यादा है SMC से। तो इसका मतलब कि LMC SMC को एनवलप नहीं कर रही है, ये उसके अंदर नहीं आ रहा है बल्कि उसके बाहर की तरफ है। और जब LMC इंक्रीज हो रही है तो SMC ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है। तो ये हम देखते हैं कि ये इसको कट करके जा रही है LMC को, उसके अंदर नहीं फिट हो रही है, मतलब हम कहेंगे कि LMC SMC को एनवलप नहीं कर रहा है। अब इसका कारण जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप देखें ये जो SAC है, SAC ये हमारा मेंशन नहीं करा हुआ है, जिस पे हमारे पॉइंट हैं A' और B, ये हमारा SAC कर्व है। SAC जिस पॉइंट पे LAC के टेंजेंट हो रहा है, ये A पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, तो A पॉइंट से हम x एक्सिस तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे AX1 एक सीधी रेखा वहाँ से ड्रॉ करेंगे। और ये हमें पता है कि SAC के मिनिमम पॉइंट पे SMC उसको काटता है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन जब हमने LMC निकालना है तो वो हम SMC की हेल्प से ही निकालेंगे। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये हमारा किस प्रकार से, जो ये हमारी डॉटेड लाइन है वो LMC की लाइन है। तो ये पॉइंट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो SAC है जहाँ पर वो LAC के टेंजेंट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि A पॉइंट पे ये टेंजेंट हो रहा है, तो A पॉइंट से हम x एक्सिस की तरफ एक सीधी रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, और वहाँ पर जहाँ SMC इस वर्टिकल लाइन को काटती है उसी पॉइंट पे हम
वो LMC के लिए हम डिनोट कर लेते हैं, वहाँ वो हमारी LMC है। अब अगले आउटपुट के लिए देखें, OX2 जो आउटपुट है, तो X2 जो आउटपुट है वो वहाँ पे जो SAC2 है वो LAC के टेंजेंट है, और वहाँ से जहाँ पे दोनों टेंजेंट हैं वहाँ से हम एक्स एक्सिस की तरफ सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं, और वो जो रेखा जहाँ पे SMC2 के बराबर हो रही है उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, और उस जब इस प्रकार के पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे जो जहाँ पे LAC SAC के टेंजेंट है, वहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे जहाँ उस रेखा वो जो रेखा है वो SMC के बराबर, हमें उसको इक्वल करके देखते हैं कि जैसे यहाँ पे A पॉइंट से जब हमने एक्स एक्सिस की तरफ सीधी रेखा ड्रॉ करी है तो जहाँ पे डॉटेड लाइन हमारी जा रही है LMC, वो वहीं पे है कि जहाँ पे सीधी रेखा SMC के बराबर हो रही है, और इसी प्रकार से आगे के पॉइंट्स हैं। आपके लिए दोबारा रिपीट कर दूं कि जहाँ पे SAC LAC के टेंजेंट होती है उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस की तरफ सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं, और वहाँ पे जहाँ वो सीधी रेखा SMC को काट रही होती है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा LMC का पॉइंट होता है। और इसी प्रकार अलग अलग आउटपुट लेवल के लिए हम LMC डिराइव कर लेते हैं, और उन सभी पॉइंट्स को जब मिला देते हैं तो हमारा LMC हमें प्राप्त हो जाता है। ये जो हम फिगर की बात कर रहे हैं इसमें हमारा मिनिमम पॉइंट तक एक्सप्लेन करा हुआ है कि मिनिमम पॉइंट तक हम LMC के पॉइंट कैसे डिनोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फिगर है इसमें हम आप देखें M पॉइंट LAC पर ये है पॉइंट OC आउटपुट के कॉरिस्पॉन्डिंग। ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये इस आउटपुट लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग हम SMC कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे SAC3 एवरेज जो कोस्ट कर्व है शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का, जहाँ पे टेंजेंट हो रहे हैं वो M पॉइंट पे टेंजेंट हो रहे हैं, वहाँ से हम एक्स एक्सिस की तरफ सीधी रेखा MC ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि SMC हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो उसके ऊपर वाले पोर्शन पे है, तो हम उस रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे ताकि हम उस वर्टिकल जो लाइन है वहाँ पे SMC के इक्वल हम वैल्यू प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे अगर SMC जो है वो K पॉइंट पे इक्वल हो रही है, तो जो हमने सीधी रेखा ड्रॉ करी उसके K पॉइंट पे SMC हमारी कट हो रही है, तो ये जो पॉइंट है K पॉइंट, ये LMC का एक पॉइंट हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब हम Q पॉइंट से K पॉइंट को मिला देते हैं तो ये ऊपर का पोर्शन है LMC का। आई होप आप इसको साथ में ड्रॉ कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट कि LAC और SAC जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वहाँ से हमने सीधी रेखा एक्स एक्सिस की तरफ खींचनी है, और क्योंकि ये इसका इंक्रीजिंग पार्ट है तो यहाँ पे SMC हमारा ऊपर है, तो इस रेखा पे जो सीधी रेखा पे हमने देखना है कि ये कहाँ पे SMC को काट रही है, तो ये इसको हमें ऊपर की तरफ बढ़ाना होगा, और ये इसका K पॉइंट पे सीधी रेखा जो MC है इसको हमने और ऊपर तक बढ़ा दिया KC तक, तो ये K पॉइंट पे ये रेखा SMC3 को कट कर रही है, तो ये K पॉइंट हमारा LMC का एक पॉइंट बन जाता है। तो इसी प्रकार शॉर्ट रन जो मार्जिनल कॉस्ट है उनकी हेल्प से हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो SMC है, जब तक वो पॉइंट, जैसे हम Q पॉइंट पे अगर बात करें, यहाँ पे Q पॉइंट पे जहाँ पे LMC और SMC बराबर हो रहे हैं Q पॉइंट पे,
LMC और SMC दोनों बराबर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा डॉटेड लाइन है वो हमारा SMC है, और जो हमारा डार्क लाइन है वो LMC है। तो LMC Q पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जो LMC है वो ज़्यादा है SMC से, और Q पॉइंट के जो राइट में SMC ज़्यादा है LMC से। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये एनवलप नहीं करता है, LMC SMC को एनवलप नहीं करता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और बार देख सकते हैं जो हमारा LTC और STC का रिलेशनशिप है। आप देखें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इसके बाद जो है स्लोप वो उसकी डायरेक्शन, जैसे पहले डिक्लाइन हो रहा है स्लोप तो उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप देखें कि LTC पे जो स्लोप डिक्लाइन हो रहा है वो कम रेट से डिक्लाइन हो रहा है, जबकि STC पे जो इसका स्लोप, इसके डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप है वो ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है, और वो उससे कम भी है। जो STC पे हमने जो टेंजेंट ड्रॉ करे हुए हैं उनका स्लोप LTC के स्लोप से कम है, और एक पॉइंट जब R पॉइंट आता है तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाता है, और उसके बाद जो LTC का स्लोप है वो ज़्यादा होता है STC के स्लोप से। STC का स्लोप ज़्यादा होता है LTC के स्लोप से। तो हम यहाँ कह सकते हैं R पॉइंट के लेफ्ट की तरफ जो स्लोप है STC का वो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से कम है। तो इसी वजह से जो हमारा SMC है वो LMC के नीचे होता है, SMC LMC के नीचे होता है। और जब उसके राइट की तरफ हम बात करते हैं, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं एक पॉइंट पे, दोनों का स्लोप बराबर हो जाता है LTC और STC का, उसके बाद STC का स्लोप ज़्यादा है LTC के स्लोप से, तो जो हमारा SMC आएगा वो ज़्यादा होगा LMC से, SMC ज़्यादा होगा LMC से। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे LMC और SMC बराबर हो रहे हैं, ये P पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं, लेकिन उसके लेफ्ट की तरफ SMC कम है, LMC ज़्यादा है। और उसके राइट में अगर हम बात करें तो SMC ज़्यादा है, LMC कम है। देखिए उसको एनवलप नहीं कर रहा है, एक हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं और एक रेड कलर से। तो LMC हमारा रेड कलर में है जो कर्व, और SMC P पॉइंट के लेफ्ट में तो LMC के नीचे है, और राइट में P पॉइंट के राइट में SMC LMC के ऊपर है, मतलब वो ज़्यादा है। ये हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि R पॉइंट तक जो STC है उसका स्लोप कम है और वो डिक्लाइन होता जा रहा है। फिर उसको कंपेयर करें LTC से तो उसका स्लोप कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसी वजह से जो R पॉइंट है उसके लेफ्ट की तरफ हमारा LMC जो है वो ज़्यादा होता है। देखिए LMC ज़्यादा है SMC से। हम वो किसी भी आउटपुट लेवल के कंसर्न में देखते हैं कि आउटपुट जैसे OQ से लेफ्ट का जो आउटपुट लेवल है वहाँ पे LMC हमारा ज़्यादा है, और Q जो आउटपुट OQ आउटपुट लेवल है उसकी से अगर अधिक आउटपुट की हम बात करते हैं वहाँ पे SMC ज़्यादा है LMC से। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यों LMC SMC को एनवलप नहीं करता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए जो हमारा पॉइंट A है इस डायग्राम में, जो हमारा पॉइंट A है
उसके लेफ़्ट की तरफ LMC ज़्यादा है SMC से। ए पॉइंट जो है उसके लेफ़्ट की तरफ LMC जो हमारी डॉटेड लाइन है LMC ज़्यादा है SMC से, और उसके राइट की तरफ SMC ज़्यादा है LMC से। उसके राइट की तरफ SMC ज़्यादा है LMC से। तो ये हम जो हमारा डायग्राम है जिसमें हम P पॉइंट पे इक्वलिटी दिखा रहे हैं LAC की, SAC की, LMC की और SMC की। तो इसके डिफरेंट रिलेशनशिप्स आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका रीज़न मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच।